नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आपसे बोला था और उसमें हम 2 पार्ट बना चुके हैं। 2 पार्ट और बनेंगे जिसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटी और जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया वगैरह ये जो सभी चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटी। हमने जो पहला वाला पार्ट बनाया था, मतलब पार्ट सेकंड जो बनाया था, उससे पहले जो पार्ट बनाया था पार्ट फर्स्ट में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की थी। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में समझाया था। फिर उसके बाद हमने कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की थी पार्ट सेकंड में। ठीक, और उन्हीं के चलते हुए हमारा सेकंड पार्ट आया था सेंसरी डिसेबिलिटीज से रिलेटेड, मतलब पार्ट थर्ड में आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वो चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के पार्ट सेकंड में हमने सेंसरी डिसेबिलिटीज़ में एक सेंसिस से रिलेटेड ही डिसेबिलिटी जो है विजुअली इम्पेयरमेंट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो है सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत जो है दो डिसेबिलिटीज़ को मेन तौर पर जाना गया है। एक तो हो गया विजुअल डिसेबिलिटी, मतलब जिसे दृष्टिबाधिता बोलेंगे, और दूसरी की बात करें तो दूसरी होती है हेयरिंग डिसेबिलिटी, मतलब एक तरीके से श्रवण बाधिता। सुनने में अगर किसी व्यक्ति को कठिनाई है तो उसे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा कहा जाएगा या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक, तो विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चे के बारे में तो हमने बात कर ली थी। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब दृष्टिबाधिता के बारे में तो हमने बात कर ली थी, लेकिन आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, मतलब श्रवण बाधिता के बारे में। ठीक, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये टेक्निक्स वगैरह हमने पढ़ ली है। ये रहा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर ही आते हैं। ठीक, तो ये है हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आपको दिख रहा होगा यहाँ से हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा, मतलब मैं आपको एक बेसिक सी नॉलेज आपको इसके बारे में दूँ तो वो बच्चे जिन बच्चों को किसी तरीके की सुनने में कठिनाई है तो उन बच्चों को क्या है, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा कहा जाएगा। ठीक, एक श्रवण बाधित बच्चा उन्हें बोला जाएगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं बुकिश लैंग्वेज की। बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा गया है? हेयरिंग इम्पेयरमेंट रेफर्स टू हेयरिंग लॉस दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम टोटली रिसीविंग साउंड्स थ्रू द ईयर। मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिन व्यक्तियों की एक तरीके से साउंड रिसीव करने की क्षमता, जिस व्यक्ति के कानों की साउंड रिसीव करने की जो क्षमता है वो एक तरीके से बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उन व्यक्तियों को हेयरिंग इम्पेयर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, श्रवण बाधित व्यक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो चलिए बात कर लेंगे आगे। इफ़ द लॉस इज माइल्ड द पर्सन हैज़ डिफिकल्टी हेयरिंग फेंट और डिस्टेंट स्पीच। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट या फिर अगर ये जो श्रवण बाधिता का जो लॉस है, अगर ये हल्का है, माइल्ड मतलब हल्का, ठीक, अगर किसी व्यक्ति को कम है, मतलब थोड़ी उससे कम है, ज़्यादा से मतलब कम है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को एक हेयरिंग फेंट और डिस्टेंट स्पीच को सुनने में कठिनाई होगी। हेयरिंग फेंट मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ लोग कान ही कानों में बात करते हैं, एक फुसफुसाहट टाइप से जो होती है, उसको सुनने में भी अगर कोई कठिनाई कर रहा है तो, और डिस्टेंट स्पीच मतलब दूर की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति बोला जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा या फिर हेयरिंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाएगा उस व्यक्ति को। अ पर्सन विद दिस डिग्री ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड मे यूज़ अ हेयरिंग एड टू एम्पलीफाई साउंड्स। इस तरीके के लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हेयरिंग एड जो है ऐड कर सकते हैं ताकि वो साउंड को एम्पलीफाई कर सके। एम्पलीफाई मतलब साउंड को बढ़ा सके, ताकि वो उस मतलब दूर से आने वाली जो आवाज़ है, जिनको वो व्यक्ति जो एक तरीके से श्रवण बाधित है, अगर उसको नहीं सुन पा रहा है तो वो क्या कर सकता है, कुछ एड यूज़ कर सकता है, कुछ हेल्प ले सकता है, किसी टूल्स की किसी मशीन की यूज़ ले सकता है, मतलब किसी मशीन की हेल्प ले सकता है, ताकि वो इस तरीके की आवाज़ों को सुनने के लिए उनको एम्पलीफाई कर सके, उनको बढ़ा सके। ठीक, मशीनों के माध्यम से आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी कानों में एक हेडफोन टाइप की मशीन लगी रहती है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक एम्पलीफाइंग मतलब साउंड को एम्पलीफाई करने की ही मशीन होती है, जिससे कि क्या होता है कि वो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अच्छी तरीके से सुन पाते हैं कि जो दूसरे लोगों ने क्या कहा है। ठीक, मतलब एक तरीके से हेल्प करती है ये, मतलब कितनी मात्रा में या फिर कितने अच्छा उस व्यक्ति तक आवाज़ पहुँच रही है ये तो पता नहीं, बट हाँ एक तरीके से हेल्प करती है।
चलिए बात कर लेते हैं एज पर RPWD एक्ट 2016। एज पर RPWD एक्ट 2016 डेफ मीन्स, एक सेकेंड, हाँ, डेफ मीन्स पर्सन्स हैविंग 70 डेसिबल हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स। अगर किसी व्यक्ति के कानों में, दोनों कानों में, अगर वो 70 डेसिबल की भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, अगर किसी व्यक्ति के कानों तक, दोनों कानों तक अगर 70 डेसिबल की आवाज़ भी नहीं पहुंच पा रही है, तो उस व्यक्ति को श्रवण बाधित व्यक्तियों के अंतर्गत रखा गया है। किसमें? RPWD एक्ट में। RPWD एक्ट मतलब राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसको मैंने पहले जो है डिटेल में डिस्कस किया है, मतलब जो पहले पार्ट हुए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। द हार्ड ऑफ हेयरिंग मीन्स पर्सन्स हैविंग 70 मतलब 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति 60 से लेकर के 70 डेसिबल की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहा है अपने दोनों कानों से, तो वो भी व्यक्ति एक तरीके से श्रवण बाधित बच्चे के अंतर्गत, श्रवण बाधित व्यक्ति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एक श्रवण मतलब एक तरीके से हेयरिंग डिसेबिलिटी ही मानी गई है RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई व्यक्ति 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल की साउंड को नहीं सुन पा रहा है। ठीक, कुछ बिहेवियर बताए हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, अगर किसी बच्चे के अंदर अगर किसी भी प्रकार की श्रवण बाधिता है, तो उसके लिए कुछ बिहेवियरल साइन बताए गए हैं कि किस तरीके से आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति में, मतलब इस बच्चे में, व्यक्ति नहीं, बच्चे में इन्फेंसी के दौरान इस बच्चे में हेयरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब ये बच्चा जो है हेयरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब श्रवण बाधित बच्चा है। तो क्या हो सकता है कि 1 से लेकर के 3 महीने के बच्चे के अंतर्गत जो है नो रिस्पॉन्स टू सडन साउंड सच एज बैंगिंग ऑफ डोर और रिंगिंग ऑफ डोरबेल। तो क्या होगा, 1 से लेकर के 3 महीने के बच्चे के अंतर्गत जो है अगर श्रवण बाधिता है, मतलब सुनने में अगर उस बच्चे को कठिनाई है, तो वो क्या, जो सडन साउंड होगी, एक तरीके से जो अचानक होने वाली जो आवाज़ होगी, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो। जैसे कि ये सडन साउंड क्या हो सकती है, जैसे रिंगिंग ऑफ डोरबेल, मतलब डोरबेल का बजना, या फिर बैंगिंग ऑफ डोर। ठीक, तो ये इन सभी चीज़ों के प्रति जो है बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अगर 1 से लेकर के 3 महीने के बच्चे के अंदर अगर किसी भी प्रकार की हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। 4 से 6 महीने के बच्चे के अंदर जो है अनेबल टू लोकेट द साउंड सोर्स, मतलब 4 से 6 महीने का बच्चा क्या नहीं कर पाता है, वो ये पता नहीं लगा पाता है कि साउंड किधर से आ रही है। ठीक, और 7 से 9 महीने का बच्चा जो है अनेबल टू लुक एट पर्सन हु मेक साउंड, मतलब उस व्यक्ति को नहीं, मतलब उस व्यक्ति की तरफ नहीं देख पाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को नहीं देख पाता है कि कहाँ से साउंड आ रही है, मतलब एक तरीके से रिएक्ट ही नहीं करता है। 100 बातों की यहाँ पर एक बात है। ठीक, अगर बात हम करें 10 से लेकर के 12 महीने के बच्चे के अंदर नो रिस्पॉन्स टू देयर नेम, अगर उस बच्चे को, जो बच्चा 10 से 12 महीने का बच्चा है, और वो अगर और उसको किसी भी प्रकार की हेयरिंग डिसेबिलिटी है, तो वो व्यक्ति जो है, अगर उसको आप उसके नाम के थ्रू पुकारोगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक, अगर उसको हेयरिंग डिसेबिलिटी है तो। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। चाइल्डहुड के दौरान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। अगर किसी बच्चे के अंदर अगर किसी भी प्रकार की हेयरिंग डिसेबिलिटी है, तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को आपको मिल सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जैसे ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब 3 से लेकर के 12 साल की उम्र में क्या बच्चे के अंतर्गत ये कुछ गुण देखने को मिल सकते हैं। जो बच्चा क्या है श्रवण बाधित है। डिले रिस्पॉन्स टू साउंड, मतलब ये देर कर सकता है रिस्पॉन्स करने में किसी साउंड के प्रति। कैन नॉट हेयर क्लियरली वॉट अदर्स आर सेइंग, ये साफ नहीं सुन सकता कि लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक, सोर्स डिफिकल्टी इन लोकेटिंग सोर्स, कहाँ से आवाज़ आ रही है इस चीज़ को भी लोकेट नहीं कर पाएगा। रिक्वेस्ट फॉर रेपिटेशन, ये रिक्वेस्ट करेगा रेपिटेशन के लिए, ये मतलब एक तरीके से बोलेगा कि क्या कहा आपने, मैंने सुना नहीं, आप दोबारा रिपीट कीजिए, इस तरीके का जो अप्रोच है वो फॉलो करेगा। ठीक, इस तरीके का इसका व्यवहार होगा। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जब बच्चा अच्छे से सुनेगा नहीं तो वो मतलब चीज़ों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण ही कहाँ से सही कर पाएगा। जिस व्यक्ति ने अच्छे से सुना ही नहीं, तो वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कैसे कर पाएगा। ठीक, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में भी गलती होगी। ठीक, पुअर अटेंशन इन क्लासरूम में भी उसका जो अटेंशन होगा, ध्यान होगा, वो भी कम होगा। गिव इररिलेवेंट आंसर्स और मिस इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस, वो क्या करेगा, अगर आप उस बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो क्या करेगा, वो एक इररिलेवेंट आंसर देगा, मतलब आंसर उसका अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि
उसको जो है समझ ही नहीं आया होगा कि जो चीज़ें आपने बोली होगी, ठीक, और मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है वो, ठीक। सोज पुअर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट, मतलब उनकी जो है एक बहुत ही कम क्षमता होती है। अगर किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में वो बैठ करके कुछ चीज़ों को सुन रहे हैं तो वो क्या है, एक तरीके से उनके अंदर जो है बहुत ही कम क्षमता होती है कि वो नॉइजी एनवायरनमेंट में, मतलब कि जहाँ पर शोर हो रहा है वहाँ पर हो रही चीज़ों को वो सुन सके, ठीक। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब इनका जो भाषा का विकास होता है उसमें भी देरी हो जाती है। पेज मोर देन यूजुअल अटेंशन टू स्पीक्स फेशियल एक्सप्रेशन एंड लिप मूवमेंट, ये ज़्यादातर जो ध्यान देते हैं स्पीकर के, एक तो फेशियल एक्सप्रेशन पर ज़्यादा देते हैं और ध्यान देते हैं, और लिप मूवमेंट, मतलब लिप मूवमेंट पर, मतलब कि उनके होठों की आकृति पर ध्यान देते हैं कि ये मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बजाय कि सुनने के, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब एक टीचर स्ट्रेटेजीज अपना सकता है इन हियरिंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जो बच्चे हैं उसको, मतलब उनकी समस्या को समाधान करने के लिए, ठीक। व्हेन नेसेसरी यूटिलाइज टेक्नोलॉजी एड्स सच एज क्लोज्ड कैप्शन डिकोडर्स, मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकता है टीचर, जैसे कि एफएम सिस्टम, साइलेंट ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, साउंड फील्ड सिस्टम्स, ठीक। उसके बाद कुछ और अदर टेक्निक्स है जैसे वॉडिमो, आई ग्लासेस इन द ईयर, फिर और बिहाइंड द ईयर, ठीक। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पर टेक्निक्स बताई गई है, जिससे कि एक टीचर यूज़ कर सकता है अगर हेयरिंग डिसेबिलिटी बच्चों को वो पढ़ा रहा है तो इन एड्स का, इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकता है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, जैसे चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। चिल्ड्रन विद, ये तो हो गया हमारा हेयरिंग डिसेबिलिटी, मतलब श्रवण बाधित बच्चों से रिलेटेड। उस लेकिन अब बात कर लेते हैं हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब कि एक तरीके से बौद्धिक क्षमता या फिर मानसिक अक्षमता, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, बौद्धिक या मानसिक क्षमता, क्षमता भी बोल सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस जिसे बोलेंगे हम, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। द चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन इंडिया एज पर RPWD एक्ट 2016, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ, मतलब RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसे किसे माना गया है। इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बात कही गई है RPWD एक्ट 2016 में। एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर। ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, इन बच्चों के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग करने में एक तरीके से डिसेबल होंगे। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या हो सकती है, रीजनिंग करना, मतलब एक तरीके से तर्क लगाना, चीज़ों के बारे में सोचना, थिंकिंग करना, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है एक तरीके से बौद्धिक कार्य है जिनको अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वो इन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएगा, रीजनिंग नहीं कर पाएगा, लॉजिक नहीं लगा पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाएगा, थिंकिंग नहीं कर पाएगा, ठीक। अडेप्टिव बिहेवियर, एक तरीके से जो सोशलाइजेशन है उसका अच्छे से नहीं होगा, जो समाज में जो सोशल कल्चर वैल्यूज़ है उनको मतलब आसानी से अडेप्ट नहीं कर पाएगा, किस तरीके से समाज में रहना है और कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, इस तरीके का जो व्यवहार है वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, ठीक। तो RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअली डिसेबल है जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग करने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है, और अडेप्टिव बिहेवियर मतलब सोशल स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स को वो अच्छे से एक तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर उसका जो सोशली या फिर असोशली और प्रैक्टिकल स्किल्स में ज़्यादा उसकी क्षमता है नहीं, ठीक बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन और इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, एक संस्था है ये अमेरिका की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर, ये भी उसी बात को बोलती है। जो अमेरिकन की एक संस्था है, अमेरिका की एक संस्था है, ये भी इसी बात को बोलते हैं कि वो उस व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली डिसेबल व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाएगा जो व्यक्ति एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग करने में सक्षम नहीं है, और दूसरा अडेप्टिव बिहेवियर मतलब सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स को वो क्या एक तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक। उसके बाद बात करें हम, द डिसेबिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एज ऑफ 18, मतलब बिफोर द एज ऑफ 18, मतलब ये जो डिसेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये जो है 18 से कम उम्र के, मतलब 18 साल से कम उम्र के अंदर ही एक तरीके से ओरिजिनेट हो जाती है। इनकी उत्पत्ति जो है 18 वर्ष की उम्र से कम में ही हो जाती है, ठीक है।
आगे बात करें हम अकॉर्डिंग टू WHO ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10 के अकॉर्डिंग द डिफाइंस मेंटल रिटार्डेशन एज, ये कुछ ICD-10 है, एक तरीके से WHO के अकॉर्डिंग ये फॉलो किया गया कुछ सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड विच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ स्किल्स मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, स्किल्स कॉग्निटिव लैंग्वेज मोटर एंड सोशल एबिलिटीज़। क्या है यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब WHO के अकॉर्डिंग जो ICD है, ICD-10 है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक व्यक्ति के माइंड का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, बोल सकते हैं कि उसका जो माइंड है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, और जिसकी वजह से वो जो कुछ माइंड की एक्टिविटीज़ होती है लाइक कॉग्निशन से जुड़ी हुई हमारी, जैसे लैंग्वेज मोटर एंड सोशल एबिलिटीज़, इन सभी स्किल्स में वो एक तरीके से पारंगत नहीं हो पाया है। ठीक, इस चीज़ को बोल सकते हैं कि एक मेंटल रिटार्डनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का ना तो कॉग्निशन अच्छे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है, ना ही उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, और ना ही उसका सोशलाइजेशन अच्छे से हुआ है, और ना ही उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट ही अच्छे से हुआ है। ठीक, तो ये बात करता है ICD। ठीक, यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई है जिनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जैसे DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक, उसके बाद है DSM हो गया, ये हो गया ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, IDD इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ID की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया ये। ठीक, इन फुल फॉर्म को आप याद रख सकते हैं। हेंस टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर सब एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल एंड डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर। ये सभी जो है ये 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस व्यक्ति को मेंटल रिटार्डनेस है। एक तो उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा वो सब एवरेज मतलब एवरेज से कम होगा, और उसका जो अडेप्टिव बिहेवियर होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक, मतलब इन दोनों चीज़ों में ही वो एक तरीके से अक्षम होगा, मतलब बोल सकते हैं कि डिसेबल होगा। ठीक, द कॉसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कुछ कॉसेस हैं जिसकी वजह से एक बच्चे के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, जैसे जेनेटिक कंडीशन मतलब जो माता पिता से जो मिले हुए गुण हैं उन कंडीशंस के थ्रू अगर किसी व्यक्ति में कुछ जीन्स ऐसे पहुंच जाते हैं जिससे कि उसके इंटेलेक्चुअल को, उसके बुद्धि को कोई हानि पहुंच जाती है, तो वो क्या होगी, एक जेनेटिक कंडीशन होगी। प्रीनेटल कंडीशन हो सकती है, पेरीनेटल प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्टनेटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है, एक तरीके से जिसमें खाना पचाने वाली जो क्षमता होती है वो एक व्यक्ति की ख़त्म हो जाती है। एक बात करें हम आगे, द एक्सपोजर टू सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज़ और टॉक्सिन्स, किसी प्रकार के डिसीज़ की वजह से हो सकता है, ये आयोडीन की कमी से हो सकता है, क्रेटिनिज्म। ठीक, इस तरह की बीमारी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार भी एक तरीके से वो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है तो वो व्यक्ति भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल माना जाएगा। ठीक, द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यहाँ पर कुछ टाइप्स के बारे में बात कही गई है। इन अर्ली ईयर्स दोज विद मेंटल रिटार्डनेस या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबल यूज टू बी जज बाई IQ लेवल एज, IQ लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ मेंटल रिटार्डनेस या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है एडुकेबल मेंटल रिटार्डनेस, दूसरी है ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डनेस, और रिटार्डेशन कस्टडियल मेंटल रिटार्डेशन। ठीक, तो एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन जो होगी उसका जो IQ लेवल होगा वो होगा 50 to 59। कितना होगा, 50 to 59। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक, और जो ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेडनेस होगी वो कितना, उसका IQ लेवल कितना होगा, 35 to 50 हो सकता है। और अगर हम बात करें कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन वाला जो व्यक्ति होगा उसका जो IQ लेवल होगा वो कितना होगा, बिलो 25। ठीक, IQ लेवल पर जो है IQ लेवल के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा हो गया ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, और तीसरा हो गया कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। ठीक, जिनका IQ लेवल बिलो 25 है, मतलब 25 से नीचे है, और ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन के जो IQ लेवल होगा उसका जो IQ लेवल होगा वो होगा 35 से लेकर के 50 के बीच में, और एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन जो होगा उसका जो IQ लेवल होगा वो होगा 50 to 70 की समथिंग। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये तो होगी जो पहले टर्म यूज़ की जाती थी, लेकिन बात करेंगे हम आज के समय में जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में। ठीक,
द 4 levels ऑफ MR, मतलब 4 levels ऑफ मेंटल रिटार्डनेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। एक तो हो गया माइल्ड, दूसरा हो गया मॉडरेट, तीसरा हो गया सीवियर और चौथा हो गया प्रोफाउंड। ठीक, तो अगर माइल्ड की बात करें तो माइल्ड का जो IQ लेवल होगा वो 50 to 70 होगा। कितना होगा? 50 से 70 के बीच में होगा। मॉडरेट की बात करें तो 35 से 50 के बीच में उसका IQ लेवल होगा। सीवियर की बात करें तो 20 से 34 के बीच में उसका IQ लेवल होगा। और प्रोफाउंड की बात करें तो 20 से नीचे इसका IQ लेवल होने वाला है। ठीक, उसके आगे बात कर लेते हैं। द IQ रेंज 71 to 85 इज कंसिडर्ड टू बी बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस। मतलब जिस व्यक्ति का IQ लेवल 71 से लेकर के 85 तक का है तो उस व्यक्ति को बॉर्डर लाइन पर रखा जाएगा। ना तो वो ज़्यादा समझदार है और ना ही वो ज़्यादा कम है। एक अगर मैं आपको नॉर्मल IQ लेवल की बात करूं तो नॉर्मल IQ लेवल कितना होता है? 90 से लेकर के 110 होता है। कितना होता है? 90 से लेकर के 110 IQ लेवल जो होता है वो नॉर्मल IQ लेवल होता है। ठीक, और इससे नीचे जो होते हैं वो कम ही होते हैं। जैसे 70 से लेकर के 85 का जो कैटेगरी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है वो एक तरीके से बॉर्डर लाइन यहाँ पर रखी गई है। ठीक, बात कर लेते हैं आगे माइल्ड रिटार्डेशन। माइल्ड रिटार्डेशन की बात करें तो इनका IQ लेवल जो होता है वो कितना होता है? आपको बता ही दिया है मैंने कि 50 to 70 इनका IQ लेवल होता है। और पीपल विद माइल्ड रिटार्डेशन कंस्टिट्यूट लार्ज सेक्शन अबाउट 75 to 80% ऑफ पीपल विद MR। मतलब जो मान के चलिए अगर 100% माइल्ड रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं तो उनमें से 75 to 80% जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो माइल्ड रिटार्डेशन वाले बच्चे ही हैं जिनको माइल्ड रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है, जिनका IQ लेवल 50 से लेकर के 70 के बीच में ही है। ठीक, दे हैव मिनिमम इम्पेयरमेंट इन सेंसरी मोटर स्किल्स एट प्री स्कूल। इनके अंदर जो है मिनिमम कि वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी प्री स्कूल एज में ही, प्री स्कूल कौन सी होती है? 3 से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो इससे प्री स्कूल की एज कहा जाता है। ठीक, जिसे हम 2 से लेकर के 6 अर्ली चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। ठीक, तो क्या है उनके अंदर जो है सेंसरी मोटर स्किल्स जो होगी वो एक तरीके से बहुत ही कम होगी। चलिए बात कर लेते हैं। देयर पुअर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इम्प्रूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू एजुकेशन। इनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स को एजुकेशन के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंट मतलब एक तरीके से ज़्यादा लार्ज मात्रा में अगर इनको एजुकेशन दी जाए, मतलब ठीक ठाक एजुकेशन दी जाए तो इनकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। बेहतरीन तो नहीं किया, मतलब एक बेहतर किया जा सकता है। दे कैन लर्न स्किल्स अप टू 6th ग्रेड एंड कैन बी गाइडेड फॉर सोशल कन्फर्मिटी। ये जो है कुछ स्किल्स को सीख सकते हैं 6th ग्रेड तक, और उसके बाद जो है इनमें जो है इनको जो है समाज में मतलब समाज में इनको क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है, बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके हैज़ दे आर कंसिडर्ड एज एडुकेबल। इनको जो है एडुकेबल, इनको जो है क्या पढ़ाया जा सकता है जिनका IQ लेवल 50 से लेकर के 70 के बीच में है। ठीक, द मॉडरेट लेवल की बात करें तो इनका IQ लेवल 35 से लेकर के 50 के बीच होता है। द चाइल्ड विद MLR कैन टॉक और लर्न टू कम्युनिकेट बट आर इन पुअर अवेयरनेस। इनको जो है पुअर अवेयरनेस होती है लेकिन ये कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ। ठीक, दे हैव डेफिशिएंट इन सेल्फ हेल्प स्किल्स बट कैन प्रॉफिट फ्रॉम सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन दिस स्किल्स। अगर इनको एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए तो ये क्या कर सकते हैं? ये खुद की हेल्प कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये कहा गया है इनके बारे में। ठीक, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद बात करें तो सिवियरली रिटार्डेशन जिनका IQ लेवल 20 से लेकर के 34 के बीच में होता है। द चिल्ड्रन विद SR हैव पुअर मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स एंड हैव मिनिमम लैंग्वेज स्किल्स। तो यहाँ पर यही बात की है जिनका पुअर मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों का, और इनको जो है डू नॉट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेनिंग। ये जो है इनको जो है कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता है अगर इनको कोई ट्रेनिंग दी जाए। ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग के माध्यम से इनको ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोफाउंड रिटार्ड की, जो जिनका IQ लेवल 20 से नीचे होता है। ठीक, तो इनकी अगर हम बात करें तो प्रोफाउंडेड रिटार्डेशन पीपल हैव मिनिमम लेवल ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स, दे हार्डली रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग, कॉन्स्टेंट एंड क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ केयर। इनको क्या है एक तरीके से सुपरविजन करने की ज़रूरत पड़ती है एक तो। ठीक है, और इनको जो है सेल्फ केयर मतलब इनके लिए, इनके ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई एक अलग से व्यक्ति होना चाहिए। दे हार्डली रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग। ये जो है अगर इनको आप ट्रेनिंग कराएंगे तो ये बहुत ही कम चांसेस होंगे कि उस ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ सीख सके। द मिनिमम लेवल ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स, इनका जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी हमारे आज की वीडियो। इसके बारे में हम मतलब आगे कुछ कल का चर्चा करेंगे। ठीक है। जो आगे मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज तो हो गया हमारे यहाँ तक, जिसमें हमने रिटायर्डेशन के बारे में बात कर ली है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के अंतर्गत जो आते हैं उनको। और चलिए बात कर लेते हैं मतलब यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ है उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।